गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी क्लासेस चैनल। सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि इस कोविड सिचुएशन में आप लोग सब सुरक्षित होंगे और आई गॉट टू प्रे कि सब लोग अच्छी तरह से रहें, सब लोग सुरक्षित रहें। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में प्रोडक्शन कंप्लायंसेस के ऊपर, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डोमेन में जो काम करने वाले एसोसिएट्स हैं उनके लिए बेसिकली ये केपीआई और केआरए के तौर पर कंपनी डिफाइन करती है कि प्रोडक्शन कंप्लायंसेस जो हम कितना % कंप्लीट करते हैं, क्या इसका मीनिंग होता है, कैसे ये कंप्लीट होता है और नॉन कंप्लायंसेस के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जो हम एक एक करके इस टॉपिक के दौरान हम डिस्कस करेंगे और उसको पूरा का पूरा समझेंगे। तो अगर मैं बात करूं कंप्लायंस का क्या मीनिंग है, कंप्लायंस का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई भी प्रोडक्शन हमें दिया गया है करने के लिए या प्लान दिया गया है, तो प्लान को अगर मैं किसी भी तरह से प्रोडक्शन में, एक्चुअल प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये जो है कंप्लायंस का मीनिंग बताएगा। अगर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 500 यूनिट्स का प्लान मैंने लिया या मुझे किसी सेल्स डिपार्टमेंट से दिया गया है और मैं एक एज ए मैन्युफैक्चरर के टाइप काम कर रहा हूं, तो मुझे ये प्लान को एक्चुअल प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर ये प्रोडक्शन मैंने एक्चुअली कर दिया 500, तो इसका मीनिंग है कि ये 100% आपका कंप्लायंस है। अब जो इसके दूसरा जो पहलू है वो नॉन कंप्लायंस का पहलू है। अब जो नॉन कंप्लायंस का क्या मीनिंग रहता है उसको हम समझेंगे। नॉन कंप्लायंस कब माना जाता है और कब नहीं। बेसिकली ये नॉन कंप्लायंस डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की क्रिटिकलिटी मार्केट में कितनी है। ठीक है, अब नॉर्मली तो सिंपल सा डेफिनेशन नॉन कंप्लायंस का ये भी हो सकता है कि वो रेंज या वो परसेंटेज जो कंपनी को एक्सेप्टेड ना हो या उसको स्वीकार ना करे कि ये इतना बड़ा लॉस है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते ड्यू टू द प्रोडक्शन लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये 500 यूनिट का प्लान लेता हूं और मैं एक्चुअल में 400 प्रोडक्शन करता हूं, तो ये जो 80% का कंप्लायंस है ये नॉन कंप्लायंस में जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो कंप्लायंस की रेंज है वो रेंज रहती है 95 to 105%। अगर आपको कोई भी प्लान दिया गया है उसका आप 95% या 105% तक आप बनाएं तो ये परफेक्ट रेंज मानी जाती है किसी भी प्रोडक्शन कंप्लायंस के लिए। और आपको केपीआई और केआरए में आपको ये कन्वर्ट करना है तो ये रेंज आपको लेके ही आनी है, अदरवाइज वो नॉन कंप्लायंस में कंसीडर होगा। 80% नॉन कंप्लायंस में कंसीडर होने का मतलब ये है कि आपका यहाँ सीधे सीधे 20% का लॉस है जो कि कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सिंपल सा फंडामेंटल है, नॉन कंप्लायंस आर दोज नंबर्स ऑफ परसेंटेज विच आर नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम द कंपनी बाय द कंपनी, एंड द कंप्लायंस नंबर्स आर दोज numbers, percentage numbers which are accepted by the company whatever you do the completion of the production, right? अब हम ये समझेंगे कि नॉन कंप्लायंसेस के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो सिंपल से कॉजेज में अगर यहाँ बात करूँ तो पहला जैसे हो सकता है मैन पावर का कोई इशू हो सकता है, ठीक है। दूसरा मशीन से रिलेटेड या मशीन का ब्रेकडाउन है तो उसकी वजह से नॉन कंप्लायंस हो सकता है। तीसरा मशीन कैपेसिटी का कुछ इशू है, वो भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। और मेजर रीजन नॉर्मली जो देखा जाता है रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल का शॉर्टफॉल या अनडिलीवर्ड या मटेरियल डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स हो सकते हैं जो इन रीजन्स को हम अगले वीडियो में कंप्लीटली कवर करेंगे। इनके पीछे और क्या क्या रीजन होते हैं जिसे हम पीपीआईसी के वीडियो में कवर करेंगे। मतलब पीपीआईसी का मतलब है प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इस सारे पॉइंट्स को हम पीपीआईसी के वीडियो में कवर करेंगे, जो आगे आएगा आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं कैलकुलेशन की बात, हाँ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो यूज किए जाते हैं। नॉर्मली कंपनी में हो सकता है कुछ दूसरे टर्म्स में यूज किया जा सकता हो, तो नॉर्मली जो कंपनी यूज करती हैं वो एवीसी एंड एनआर, ये दोनों टर्म्स एक ही हैं, ठीक है। और जीआर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं एवीसी की बात करूं तो इसका जो डेफिनेशन है वो है, फुल फॉर्म है एवरेज वॉल्यूम कंप्लायंस, ठीक है। और
और इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेट रियलाइजेशन, और ये जो है वो है ग्रॉस रियलाइजेशन। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें कि इन दोनों जो टर्म्स हैं एनआर और जीआर, बेसिकली मैं इसको एक ही बात कहता हूं, एबीसी और एनआर एक ही चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है, हम लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल सकते हैं बस। अब जो एनआर है और जीआर है इसकी बात हम करेंगे आगे डिस्कशन में। अगर एनआर और जीआर के आगे मैं वैल्यू लिख देता हूं तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं रहेगा, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी हम वैल्यू का बात करेंगे तो ये सेल्स और मार्केटिंग का टर्म आ जाता है, जिसमें हम किसी भी कंपनी के टर्नओवर का टारगेट लेते हैं और उसको कितना कंप्लायंस करते हैं, तो उस केस में इसके साथ में वैल्यू और जोड़ देते हैं। जब भी हम केवल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो वैल्यू नहीं जोड़ेंगे, खाली नेट रियलाइजेशन और ग्रॉस रियलाइजेशन पे ही बात करेंगे। तो बेसिक जो फंडा है नेट रियलाइजेशन का, इसमें दो तीन शर्तें हैं। नेट रियलाइजेशन की क्या शर्त है? जो नेट रियलाइजेशन है वो केवल या तो 100 के बराबर होगा या 100 से कम होगा, ये पहली कंडीशन एनआर की रहती है। ठीक है, और जो जीआर है वो इक्वल टू ग्रेटर देन और लेसर देन 100 हो सकता है। बस इसमें ये है कि एनआर जो है वो कभी भी 100% से ऊपर कंसीडर नहीं किया जाता। कैलकुलेशन में अगर आ भी रहा है तो उसको हम इस शर्त के अनुसार, इसमें एक शर्त और लगा सकते हैं सिंपल लिखने के तरीके से, एनआर इज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100, ये कंडीशन हम लगा देंगे। जब भी अगर एनआर 100% से ऊपर आएगा तब उसको हम 100% ही कंसीडर करेंगे। अब अगर फॉर्मूले की बात करें तो एनआर या जीआर का फॉर्मूला क्या होगा? एनआर और जीआर का फॉर्मूला होगा एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन प्लान इंटू 100। अगर हम जीआर निकाल रहे हैं तब तो सिंपल यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर जब एनआर निकाल रहे हैं तो एक कंडीशन बस इसमें ये अप्लाई हो जाएगी कि अगर एनआर की वैल्यू 100% से ऊपर आ रही है तो उसको हम 100 ही कंसीडर करेंगे। बस सिंपल सा ये कैलकुलेशन है। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैंने और लिखा है, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कंडीशन ऑफ एनआर जीआर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कैलकुलेशन में सिंपल ये फॉर्मूला है, इसके आगे हम एक एग्जांपल छोटा सा लेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एनआर जीआर को फर्क समझेंगे क्या है, और एनआर और जीआर क्यों अलग अलग हैं, कि दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, ये और थोड़ा समझना है। बेसिकली अगर हम बात करें किसी भी कंप्लायंस को निकालने या एबीसी निकालने या एनआर निकालने के लिए, एनआर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैलकुलेशन के लिए। एनआर इसलिए फर्क बस इतना है कि अगर मैं जीआर की बात करूं तो जीआर हो सकता है 100% से ऊपर हो, लेकिन एनआर जरूरी नहीं है कि वो 100% होगा, जरूरी नहीं है कि 100% होगा। तो ये कंडीशन हम समझेंगे। अब एनआर जरूरी क्यों है? एनआर वहां जरूरी है जब हम डिफरेंट एसक्यू 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम या डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर उनकी कंप्लायंसेस को निकालते हैं। तो जीआर इज नो मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, और एनआर ही सारी कैलकुलेशन दिखाता है कि किस किस तरह से हमने कंप्लायंस किया हुआ है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट लिया ए बी, दो टाइप के प्रोडक्ट हमने बना रहे हैं। ठीक है ना, यहां पे मेरा प्लान है, यहां पे मेरा एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, अब ए टाइप के प्रोडक्ट को मैंने प्लान लिया 500 एंड एक्चुअल मैंने ले लिया 400 या 500। ठीक है, 500 ही ले लेते हैं, और इसको मैंने ले लिया 1000। ठीक है, और ये मैंने बनाया कितना, इसको कम कर लेते हैं, 400 कर लेते हैं, और इसको मैंने बनाया 1100। ठीक है, अब हम जब जीआर कैलकुलेट करेंगे तो जीआर कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा, टोटल ग्रॉस की बात करेंगे। ठीक है, तो जीआर मतलब ये 1500 हो गया पूरा 1500, ये भी 1500 हो गया, तो जीआर मतलब 100% हो गया, इसमें कोई इशू है नहीं। अगर ये वैल्यू इन दोनों वैल्यू से ज्यादा होती तो हो सकता है जीआर इससे ऊपर चला जाता। लेकिन अब अगर मैं एनआर की बात करूंगा तो एनआर में जब इंडिविजुअल एनआर निकालूंगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसका निकालूंगा तो 500, और मैंने प्लान था मेरा 500 का, 400 मैंने प्रोड्यूस किया, तो ये हो गया 80%।
ठीक है। और ये मेरा जो है 1100 बनाया, कैलकुलेशन के हिसाब से 110% आ रहा है, बट जो मैंने बताया था कि एनआर में एक कंडीशन लगती है, इफ द वैल्यू ऑफ एनआर एक्चुअल कैलकुलेशन इज मोर देन 100% देन हैव टू कंसीडर्ड एज 100 ओनली। सो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन को लिख दिया। अब मैं अगर ग्रॉस एनआर निकालूं या टोटल एनआर निकालूं पूरे दोनों एसक्यू का, तो ये एवरेज इसका और इसका दोनों का एवरेज हम निकालेंगे तो 90% एवरेज आएगा जो एनआर है, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए कि जीआर 100 है लेकिन एनआर जो है 90% है, ठीक है। तो ये इतना थोड़ा सा फर्क होता है। एनआर केवल इसलिए यूज किया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरीज वाइज हम उसकी कंप्लायंस को पूरा कर सकें, सेल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, ठीक है। अब इसको नॉर्मली हम जब हम क्रिटिकलिटी की बात करते हैं तो एनआर जो है किस कैटेगरी के प्रोडक्ट में, किस कैटेगरी के जो भी ग्रुप्स होते हैं उनमें किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, तो वो थोड़ा समझना है। जैसे मैंने एक नॉर्मली अपने एक्सपीरियंस के बेस पर 3 कैटेगरी डिफाइन करी थी, जिसमें है तो 2 कैटेगरी तो एफएमसीजी हैं, ठीक है, और एक कैटेगरी है नॉन एफएमसीजी, ठीक है। अब मैं क्रिटिकलिटी की बात करूं कि जिस क्रिटिकलिटी का मतलब है कि क्रिटिकल है तो हाई लॉस है और नॉन क्रिटिकल है तो कोई लॉस नहीं है, ठीक है ना। हाई क्रिटिकल है तो ज्यादा लॉस है, बस इतना समझना है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर दूं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये एक प्रोडक्ट के नाम के साथ मैं बता सकता हूं, जैसे ब्रेड हो गया, ठीक है, या मिल्क हो गया। ये फास्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट ग्रुप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रोडक्ट की जो लाइफ है, सेल्फ लाइफ है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, केवल इतना ही है। अगर कंपनी इन प्रोडक्ट्स की कंप्लायंस को पूरा नहीं करेगी तो या तो कंपनी सीधे लॉस में चली जाएगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर डे के लिए। और होता क्या है इसमें कि अगर आपके मार्केट में उस पर्टिकुलर डे पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो कस्टमर कैन गो ऑन द अदर ब्रांड, तो इसमें थोड़ा सा ये पंगा रहता है। तो ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, हाई क्रिटिकल आइटम रहते हैं। अगर कंप्लायंस पूरा नहीं होता है तो उस केस में कंपनी को एकदम से सडन लॉस हो सकता है। बाकी के जैसे प्रोडक्ट है एफएमसीजी में, जैसे फॉर एग्जांपल के टूथपेस्ट हो गया, ये भी एफएमसीजी का है कैटेगरी है, ठीक है ना। जैसे घर का राशन हो गया, क्रॉकरी हो गया, ठीक है ना, ठीक है, राशन हो गया, ये बाकी जितने भी आइटम है इनको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डाल। जो मैंने दूसरा ग्रुप लिखा है जैसे क्रॉकरी, राशन है, तो इसको मैं क्रिटिकल ग्रुप में ले लेता हूं। और ये है नॉन क्रिटिकल ग्रुप। ये मैं नॉन क्रिटिकल ग्रुप इसलिए लिया है क्योंकि जिस बंदे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें एक प्रोडक्ट ले लिया कार इसलिए लिया हुआ है क्योंकि कार जिस बंदे को जिस कंपनी की खरीदनी है वो 2 महीने वेट भी कर लेता है, इसलिए इसको मैं नॉन क्रिटिकलिटी में लिया हुआ है। तो कंपनी डिमांड पे वो प्रोडक्ट बनाती है और उसको कस्टमर को प्रोवाइड कराती है, तो इसमें इसलिए ज्यादा इशू नहीं है। सबसे ज्यादा इशू रहता है इसमें, तो इसमें प्रोडक्शन कंप्लायंस का पर्टिकुलर डे में कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सभी लोग सिस्टम यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, तो ये जो कैलकुलेशन है ये सारी की सारी कैलकुलेशन सिस्टम पे की जाती है। तो हम अरिथमेटिक लॉजिक को एक्सेल में समझेंगे कि किस तरह से हम उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एक्सेल का एक सिंपल सा फॉर्मेट लिया है, ठीक है, ये एक ए, ये बी, ये सी कॉलम, ये रो है मेरी 1 2 3, ठीक है। अब मैं इसमें प्लॉट करता हूँ नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो कॉलम है ये प्लान का कॉलम है, ठीक है, ये जो एक्चुअल प्रोडक्शन का कॉलम है, और यहाँ पे मेरे को कंप्लायंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 500, ठीक है ना। एक्चुअल मैंने जो किया थोड़ा सा 1000 ले लेते हैं, ठीक है ना। जो मैंने एक्चुअल किया वो मैंने 1100 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 500 ले लिया और यहाँ पे मैंने 400 ले लिया, ठीक है। अब हम जीआर एनआर जब कैलकुलेट करेंगे सिस्टम में, तो वैसे जीआर तो हम कैलकुलेट करते ही नहीं है, केवल एनआर की बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट एनआर कैलकुलेट करूं तो सिंपल यहाँ पे कितना आ रहा है, 110% आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 80%, ठीक है।
और दोनों को मिला के देखें तो कोई इशू नहीं है। अगर मैं दोनों का GR निकालूँ तो 100% निकलेगा। GR क्या है, 100% निकलेगा, ठीक है ना। बट कंडीशन ऐसी लगानी है कि अगर NR जो है वो 100% से ऊपर जाए तो वो 100 ही कंसीडर हो। उसको एक्सेल में कैसे लगाएंगे ये थोड़ा यहाँ पे समझना है। तो ये जो 110 आ रहा है, इस 110 को 100 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और अगर 100 से नीचे है तो वो तो एक्चुअल वैल्यू उतनी यहाँ पे आएगी ही आएगी। तो ये जो कॉलम, ये जो सेल है, ये कौन सा सेल है, A2, ठीक है। ये जो सेल है वो B2, ठीक है। ये है A3 और ये है B3। ये सेल हमने डिफाइन कर लिए और इस वाले कॉलम में मेरे को रिजल्ट लेना है, ठीक है ना। तो मेरे को ये सेल में फॉर्मूला लगाना है। तो मैं इसको यहाँ पे एक तरह से ले लेता हूँ। ये मेरा सेल है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है तो सिंपल इक्वल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कंडीशन ये, इसमें दो कंडीशंस रहेंगी। तो जहाँ पे कंडीशन से अप्लाई होती हैं तो वहाँ पे हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। इफ सिंपल फॉर्मूला क्या था NR का फॉर्मूला था एक्चुअल अपॉन प्लान इंटू 100। यही फॉर्मूला, अरिथमेटिक फॉर्मूला को हमें एक्सेल में डालना है और कंडीशंस अप्लाई कर देनी है, ठीक है। इफ एक्चुअल क्या है 1100, ठीक है, डिवाइड बाई 1000 इंटू 100। यहाँ पे अब 100 की जगह पर अगर परसेंट का भी साइन लगाएंगे तो कोई इशू नहीं, वो भी चल जाएगा। और ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट इसलिए बंद करेंगे, इस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है उससे हमें कंडीशन से अप्लाई करनी है। अब कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है इक्वल और ग्रेटर देन। अगर इस कंडीशन की वैल्यू बराबर हो या इससे बड़ी आए तो रिजल्ट क्या दिखाना है मुझे, 100, ठीक है। इक्वल और ग्रेटर देन 100 तो रिजल्ट क्या दिखाना है, 100। तो इस वैल्यू का कंपैरिजन इस 100 से हो रहा है। अगर ये वैल्यू, इस वैल्यू का रिजल्ट 100 से ऊपर आएगा तो रिजल्ट 100 दिखाएगा। ये मैंने कंडीशन यहाँ इफ के फॉर्मूले में डाल दी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में सेम फॉर्मूला 1100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन है, इसमें ये कंडीशन है अगर ये वैल्यू 100 से लेसर है या छोटी है तो सिंपल रिजल्ट क्या दिखाएगा, रिजल्ट यही दिखाना चाहिए। ये दूसरा लॉजिक कहता है। तो सिंपल हम इसी को कॉपी कर देंगे इस पर, 1100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, ठीक है ना। यहाँ हमने एक ब्रैकेट और लगा दिया इसको फॉर्मूला क्लोज करने के। अब ये तो अरिथमेटिक लॉजिक समझ में आ गया, अरिथमेटिक लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको हम सीधे अगर एक्सेल में डालेंगे तो परफेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 1100 किस सेल में है, B2 अपॉन A2 इंटू 100 इक्वल्स टू ग्रेटर देन 100 इफ B2 अपॉन A2 इंटू 100 लेसर देन 100 कॉमा B2 अपॉन A2 इंटू 100, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैंने सेल के हिसाब से कर दिया और इस फॉर्मूले को मैं जब ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली सारी वेरिएंट का, अलग अलग वेरिएंट का आपको प्लान जो है NR कैलकुलेट होके आ जाएगा। जहां भी NR 100% से होगा, वो ऊपर होगा वहां पे वैल्यू 100 आएगी। अगर 100 से नीचे होगा तो एक्चुअल वैल्यू वहां पे कंसीडर हो जाएगी जो एक्चुअल में उसका NR है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन डोमेन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोडक्शन को कंप्लायंस कराना। और आई थिंक इसमें कुछ रहा नहीं कवर करने के लिए। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो आपको और भी आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।